गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फाइलम बेसिडियोमाइकोटा। तो हमने जब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे तो फाइलम बेसिडियोमाइकोटा में हमने पढ़ा था कि क्लैम्प कनेक्शन, डोलिपोर सेप्टा ये सब होता है इसमें। बट जो रस्ट होता है, क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था ये कि क्लैम्प कनेक्शन, डोलिपोर सेप्टा और बेसिडियोस्पोर्स या बेसिडियोमाइकोटा में होता है। लेकिन रस्ट, स्मट और बर्न्स में क्लैम्प कनेक्शन, डोलिपोर सेप्टा एब्सेंट होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फाइलम बेसिडियोमाइकोटा। The mushroom and toadstool with which mycology started, the rust and smuts which have been devastating crops since recorded history, the self and bracket fungi that lie attached to the trees, sapping their vitality, all belong to Basidiomycota. तो जो भी रस्ट हैं, स्मट्स हैं, मशरूम, टोडस्टूल्स और जो सेल्फ एंड ब्रैकेट फंजाई हैं, वो सब बेसिडियोमाइकोटा में आते हैं। These are the highest evolved fungi. ये सबसे ज्यादा इवॉल्व टाइप की फंजाई हैं और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट हैज बेसिडियम, द एक्सटेंसिव डाइकैरियोफेज, क्लैम्प कनेक्शन एंड डोलिपोर सेप्टम। तो एक एक करके हम सारे कैरेक्टर्स देखते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं बेसिडियम। Like the ascus of Ascomycota, the basidium is a diagnostic feature of Basidiomycota. तो जैसे एस्कस में जो एस्कोमाइकोटा है वो एस्कस एज अ फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करता है, वैसे ही बेसिडियम produced by Basidiomycota. A typical basidium is a club-shaped structure bearing apically 4 basidiospores on pointed projection called sterigmata. तो जो बेसिडियम है एक क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये 4 बेसिडियोस्पोर्स एपिकली प्रोड्यूस करता है और जिस प्रोजेक्शन पे करता है उसको स्टेरिगमेटा कहते हैं। द बेसिडियम में भी सेप्टेट, अगर वो सेप्टेट होगा बेसिडियम तो फ्रेगमोबेसिडियम उसको कहेंगे, और इफ इट इज अनसेप्टेड देन इट इज कॉल्ड एज होलोबेसिडियम। In rust and smuts, the basidia are entirely of different nature. Rust और smuts में basidia different nature के होते हैं. Basidiospores are formed after karyogamy and meiosis of the diploid nuclei in the basidium and are there for uninucleate and haploid. तो जो basidiospores होते हैं ये जब कैरियोगेमी और मियोसिस हो जाती है तब फॉर्म होते हैं। जो बेसिडियम का डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसमें जब मियोसिस एंड कैरियोगेमी होती है उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म होते हैं, इसलिए जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं और uninucleate होते हैं. They may be of 2 or more mating types. On germination, the basidiospore give rise to monokaryotic primary mycelium. तो ये जर्मिनेशन के बाद बेसिडियोस्पोर्स मोनोकैरियोटिक प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। थोड़ा सा हम आगे जाके डायग्राम में देख लेते हैं जो हमने अभी देखा। ये है बेसिडियम, ये एक बेसिडियम है, इसमें कैरियोगेमी मियोसिस हुई तो ये बना, ये जो स्ट्रक्चर है ये है स्टेरिगमेटा, यहाँ से ये बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं, फिर ये बेसिडियोस्पोर्स डिसेमिनेट होते हैं, डिसेमिनेशन के बाद ये जब उस पे जाते हैं तो जर्मिनेट होते हैं और फिर ये फॉर्म करते हैं प्राइमरी माइसीलियम। तो हम वापस आते हैं, नेक्स्ट हमारा थैलस। 3 टाइप, ये जो बेसिडियोमाइकोटा है 3 टाइप्स के माइसीलिया फॉर्म करता है, प्राइमरी माइसीलिया, सेकेंडरी माइसीलिया एंड टर्शियरी माइसीलिया। तो सबसे एक एक करके हम सबको देखते हैं। प्राइमरी माइसीलियम, it is monokaryotic, it means made of haploid uninucleate cells and is formed by germination of the basidiospore. तो बेसिडियोस्पोर जब जर्मिनेट होता है तो वो प्राइमरी माइसीलियम बनाता है और हमने देखा कि जो बेसिडियोस्पोर है वो हैप्लॉइड होता है, तो ये जो प्राइमरी माइसीलियम है ये भी मोनोकैरियोटिक होती है क्योंकि ये हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर से जर्मिनेट होती हैं। दीज आर ऑफ डिफरेंट मेटिंग टाइप्स, और ये जो प्राइमरी माइसीलियम होते हैं ये डिफरेंट मेटिंग टाइप्स के होते हैं। इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड एंड गिव राइज टू द डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम। तो ये बहुत कम टाइम के लिए होते हैं और फिर प्राइमरी माइसीलियम ही डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम
प्रोड्यूस करते हैं। ये याद रखना, जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। अभी हम जब रेस्ट पढ़ेंगे तो सारे स्पोर्स बताएंगे कि कौन सा हैप्लॉइड और कौन सा डिप्लॉइड होता है, पर ये याद रखना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। द सेकेंडरी माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ डाइकैरियोटिक बाइन्यूक्लिएट हाइफा फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो जो सेकेंडरी माइसीलियम है जो कि डाइकैरियोटिक या बाइन्यूक्लिएट हाइफा से बना होता है, वो फॉलोइंग टाइप से बनता है। या तो सोमेटोगेमी होगी, सोमेटोगेमी बिटवीन सेल्स ऑफ मोनोकैरियोटिक हाइफा, या फ्यूजन ऑफ टू बेसिडियोस्पोर्स, डायरेक्टली बेसिडियोस्पोर्स फ्यूज हो जाएंगे, या फिर स्पर्मेटाइजेशन ऑफ रिसेप्टिव हाइफा। ये सिर्फ रस्ट में होता है। The single binucleate cell formed by fusion of two cells of the primary mycelia or between two basidiospores divide repeatedly and give rise to secondary mycelium. क्या होता है कि जो सिंगल बाइन्यूक्लिएट सेल्स होते हैं, जो कि जब दो प्राइमरी माइसीलिया फ्यूज होते हैं तो बनते हैं, और या फिर दो बेसिडियोस्पोर्स फ्यूज होते हैं तो बनते हैं, और ये रिपीटेडली डिवाइड होते हैं और ये सेकेंडरी माइसीलियम बना देते हैं। और इसका एग्जांपल है स्मट। In spermatization, which occurs in Puccinia, spermacia reach the female receptive hypha through wind, insect, etc. and dikaryotize one of its cells. तो spermatization में क्या होता है, ये रस्ट में होता है, और जो रस्ट का एक जो अच्छा एग्जांपल है वो है पक्सीनिया। तो पक्सीनिया में क्या होता है कि जो स्पर्मेसिया होता है वो फीमेल रिसेप्टिव हाइफा में जाता है थ्रू विंड, इंसेक्ट और एनी अदर एजेंट, और फिर ये क्या करता है कि उसके फीमेल के रिसेप्टिव हाइफा के न्यूक्लियस को डाइकैरियोटाइज करता है, मतलब इसका न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है। तो एंड दस अब बायन्यूक्लिएट सेल इज फॉर्म, और फिर बायन्यूक्लिएट सेल बनती है। द मेल न्यूक्लियस डिवाइड्स एंड इट्स डॉटर न्यूक्लियस माइग्रेट्स इनटू द एडजेसेंट सेल विच देन बिकम्स बायन्यूक्लिएट। और फिर जो मेल न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, और कि जो डॉटर न्यूक्लियस होती है वो माइग्रेट होती है एडजेसेंट सेल्स में, एंड जो एडजेसेंट सेल होती है वो बायन्यूक्लिएट हो जाती है। दिस डिवीजन एंड माइग्रेशन ऑफ मेल न्यूक्लियस कन्वर्ट्स द प्राइमरी माइसीलियम इनटू सेकेंडरी माइसीलियम। The secondary mycelium is multiplied by binucleate spores, example ACU spore, which give rise to more and more thalli of secondary mycelium. तो क्या होता है कि इस डिवीजन के बाद डिवीजन और माइग्रेशन से जो मेल न्यूक्लियस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी माइसीलियम को सेकेंडरी माइसीलियम में, और जो सेकेंडरी माइसीलियम है वो सेकेंडरी माइसीलियम इज मल्टीप्लाइड बाय बाइन्यूक्लिएट स्पोर्स। तो इसके एग्जांपल है एसीयू स्पोर, और विच गिव राइज टू मोर एंड मोर थैलाई ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम, और फिर वो बहुत सारा सेकेंडरी माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं, या बहुत सारा थैलस प्रोड्यूस करते हैं जो सेकेंडरी माइसीलियम से बना होता है। So the secondary mycelium forms the major portion of the somatic phase. Thus the basidiomycota have an extensive and independent dikaryophase. तो जो secondary mycelium होता है basidiomycota का, वो major somatic phase परफॉर्म करता है। तो जो इसीलिए बेसिडियोमाइकोटा का इंडिपेंडेंट और एक्सटेंसिव डाइकैरियोफेज होता है। एस्कोमाइकोटा में जो डाइकैरियोफेज होता है शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, वो सिर्फ तब होता है जब एस्कोजेनस हाइफा बनता है, विच हैव नो, और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। द डाइकैरियोफेज एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडिया। तो जब बेसिडिया फॉर्म होता है तब डाइकैरियोफेज एंड होती है, और बेसिडिया यूजुअली डेवलप ऑन द टर्मिनल सेल्स ऑफ डाइकैरियोटिक हाइफा। और जो बेसिडिया अभी हमने देखा जो स्टेरिकमेटा वगैरह था वो टर्मिनल सेल्स पे होता है। The karyogamy and meiosis occurs in the basidia, and four haploid nuclei are formed. The basidiospore formed from these haploid nuclei represent the haplophase. तो क्या होता है कि बेसिडिया में कैरियोगेमी होती है, मियोसिस होती है, तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, और फिर जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं इन्हीं हैप्लॉइड न्यूक्लियस से, और इसीलिए जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। In rust and smut, the karyogamy and meiosis occur in special spores called teliospores. तो रस्ट और स्मट में जो कैरियोगेमी होती है वो एक स्पेशल स्पोर्स में होती है जिसको टीलियोस्पोर्स कहते हैं, एंड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ द डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो भी डाइकैरियोटिक माइसीलियम के बने होते हैं। तो जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो भी डाइकैरियोटिक होते हैं। The tertiary mycelium is associated with the basidiocarp formation around the basidia. Its hypha are also dikaryotic like the secondary mycelium. तो tertiary mycelium जो होता है
ये भी बेसिडियोकार्प फॉर्मेशन करता है, और जो इसका हाइफा होता है वो भी डाइकैरियोटिक होता है, जैसा कि सेकेंडरी माइसीलियम का होता है। बस प्राइमरी माइसीलियम का जो हाइफा होता है वो मोनोकैरियोटिक होता है। देन हम आते हैं, इसका नेक्स्ट स्पेशल कैरेक्टर है क्लैम्प कनेक्शन। It is a hook-like structure associated with the conjugate division of the dikaryotes in the secondary mycelium। तो ये एक hook-like structure होता है और ये conjugate division में help करता है। It is a bypass for the nucleus if they cannot pass through the septal pore as may happen due to the presence of Dolichos septum। तो अगर Dolichos septum के टाइम पे जो न्यूक्लियस है वो इजीली पास नहीं हो पाता है सेप्टल पोर से, तो जो क्लैम्प कनेक्शन है वो हेल्प करता है न्यूक्लियस को पास करने में। A small outgrowth called clamp connection arise between the two nuclei of binucleate cell and form a curved hook। तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये जो क्लैम्प कनेक्शन है वो बनता है। तो क्या होता है कि एक स्मॉल आउटग्रोथ जो होती है वो अराइज होती है, कहाँ से, दो जो क्या होता है, बायन्यूक्लियर जो सेल होती है उसके दोनों न्यूक्लियस के बीच में से एक आउटग्रोथ अपीयर होती है। Next, the two nuclei divide simultaneously. Their spindles are oriented in such a way that the daughter nucleus of the upper nucleus lies in the clamp, while that of the lower nucleus comes close to the upper nucleus। तो ये जो दो न्यूक्लियस होते हैं ये डिवाइड होते हैं, और ऐसे डिवाइड होते हैं कि जो जिनमें से एक जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसका जो अपर न्यूक्लियस होता है वो क्लैम्प में होता है, और जो लोअर होता है जो एंड द दैट ऑफ लोअर, जो लोअर न्यूक्लियस का होता है वो अपर न्यूक्लियस के पास में होता है। तो ये दोनों पास पास में आ गए, हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। The clamp bends and its tip touches the cell, and the intervening walls dissolve, and the nucleus in the clamp migrates into the cell to lie close to the lower nucleus। तो क्या होता है कि फिर वो जो आउटग्रोथ थी क्लैम्प की वो जाके दूसरे सेल से वो बेंड होता है और जाके उसका जो टिप होता है दूसरे सेल को टच कर लेता है, और जो वॉल होती है वो डिसॉल्व होती है, और जो न्यूक्लियाई है वो ट्रांसफर हो जाता है। Two septa are now laid down, one longitudinal at the place of the origin of clamp connection, so to cut its original connection with cell, and the other transversely a right angle to the first longitudinal septa। तो क्या होता है, दो सेप्टा फिर वो हो जाते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे एक सेप्टा यहाँ पे आया और एक सेप्टा यहाँ पे आया। तो एक सेप्टा की, ताकि जो वो क्लैम्प कनेक्शन है उसको कट आउट किया जा सके, और दूसरा उन दोनों सेल्स के बीच में मतलब उनका न्यूक्लियस ट्रांसफर ना हो सके, उनके कनेक्शन को कट करने के लिए। A new daughter cell is formed. The clamp connection remains permanently attached to the hypha. Its presence indicates that the hypha is dikaryotic। तो clamp connection permanently attached रह जाता है, और इसका जो इसकी presence ये बताती है कि hypha dikaryotic है। नेक्स्ट हम इसका कैरेक्टर देखते हैं, डाइकैरियोटिक डॉलीपोर सेप्टम। Electron microscopy has revealed another characteristic feature of Basidiomycota, the Dolichos septum. It is a mechanism to stop nuclear movement from one cell to the other। तो जो Dolichos septum है वो हमने देखा था जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे उसमें कि जो Dolichos septum होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहाँ से को स्टॉप करना वन सेल। द सेप्टम अराउंड द सेंट्रल पोर प्रोजेक्ट्स लिटरली टू फॉर्म अ बैरल शेप्ड पोर। तो ये जो सेप्टम होता है इसके सेंट्रल पोर का प्रोजेक्शन ऐसा होता है कि ये बैरल शेप्ड पोर बनाता है। द पोर ऑन द टू साइड्स इज सराउंडेड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो पोर के दो साइड में कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको पेरेंथोसोम्स कहते हैं।
या न्यूक्लियर कैप बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन इज टू सेट द पोर। और ये डबल मेम्ब्रेन होती हैं और इनका जो फंक्शन होता है कि ये पोर को बंद करती हैं। The simultaneous occurrence of cramp connection in Doliport septum suggests that the cramp connection is a bypass in hypha having closed septum. तो अगर डॉलीपोर सेप्टम और क्रैम्प कनेक्शन दोनों साथ में है किसी हाइफा में या किसी माइसीलियम में, तो वो ये बताते हैं कि जो क्रैम्प कनेक्शन है वो बाईपास है, क्योंकि डॉलीपोर सेप्टा से वो न्यूक्लियस ट्रांसफर हो नहीं पा रहा है, तो with the help of clamp connection it get transferred. नेक्स्ट हम आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है बेसिडियोमाइकोटा में। पहले हम देख लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स एंड कोनिडिया, ये सब बेसिडियोमाइकोटा में फॉर्म होते हैं। बट asexual reproduction is not of much importance in their dissemination. तो इनके डिसेमिनेशन में मेन रोल स्पोर्स का होता है, asexual सेक्सुअल स्पोर्स का होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इस डिसेमिनेशन में ज्यादा रोल नहीं होता है। बडिंग ऑफ बेसिडियोस्पोर इज क्वाइट कॉमन। ओइडिया आर फॉर्म्ड बाय सेपरेशन ऑफ सेल्स ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। तो बडिंग इसमें जो बेसिडियोस्पोर्स की बडिंग होती है वो कॉमन होती है। अभी हम देखेंगे टीलियोस्पोर में कैसे बेसिडियोस्पोर्स की बडिंग होती है। एंड ओइडिया आर फॉर्म्ड बाय सेपरेशन ऑफ सेल्स ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। तो ओइडिया जब प्राइमरी माइसीलियम की सेल्स सेपरेट होने लगती हैं सेप्टेशंस वाली जगह से, तो ओइडिया फॉर्म होते हैं। दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्राइमरी माइसीलियम। तो ये क्या होता है कि दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ कांटेक्ट बिटवीन प्राइमरी माइसीलियम ऑफ अपोजिट स्ट्रेन फॉर डाइकैरियोटाइजेशन। तो जो ओइडिया होते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं प्राइमरी माइसीलियम, जो अपोजिट स्ट्रेन के प्राइमरी माइसीलियम है उनके बीच में डाइकैरियोटाइजेशन या उनके कांटेक्ट होने के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं। फ्रेगमेंटेशन ऑफ द सेकेंडरी माइसीलियम इज कॉमन। सेकेंडरी माइसीलियम में फ्रेगमेंटेशन कॉमन होता है। और इनोकुलम फॉर इनोकुलेटिंग द कंपोस्ट इन मशरूम कल्टीवेशन इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम। तो अभी जो बच्चे रावे कर रहे होंगे उन्होंने मशरूम कल्टीवेशन किया होगा, तो उसमें जो स्पॉन यूज करते हैं, स्पॉन एज इनोकुलम हम यूज करते हैं, तो वो जो होता है वो सेकेंडरी माइसीलियम के फ्रेगमेंटेशन से बनता है। यूरिडोस्पोर्स एंड एसियोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय रस्ट, एग्जांपल पक्सीनिया आर कोनिडियल इन ओरिजिन। तो जो यूरिडोस्पोर्स एंड स्पोर्स रस्ट में प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि पक्सीनिया में, तो वो कोनिडियल ओरिजिन के होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Distinguishable sex organs are not formed in Basidiomycota except in Puccinia, where spermacia and receptive hypha are distinctly the male and female structures. तो distinguishable मतलब different type के sex organs जैसे हमने एस्कोमाइकोटा में देखा था, तो इसमें फॉर्म नहीं होते हैं। बस पक्सीनिया में जहाँ पे स्पर्मेटाइजेशन होता है तो स्पर्मेसिया एंड फीमेल रिसेप्टिव हाइफा डिस्टिंक्ट फॉर्म होते हैं, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाइड होते हैं। The plasmogamy, karyogamy, and meiosis, which comprise sexual reproduction, occurs at different intervals and at different places. जो प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी, meiosis, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक पार्ट है। तो ये डिफरेंट इंटरवल्स में होते हैं और डिफरेंट प्लेसेस में होते हैं माइसीलियम के। प्लाज्मोगेमी अकर्स व्हेन सेकेंडरी माइसीलियम इज इनिशिएटेड। तो प्लाज्मोगेमी कब होती है? जब सेकेंडरी माइसीलियम इनिशिएट होता है। एंड कैरियोगेमी इज डिलेड ड्यू टू द एक्सटेंसिव डाइकैरियोफेज। और कैरियोगेमी तब होती है जब बेसिडियोस्पोर फॉर्म होना होता है, तो इसमें बहुत लंबी डाइकैरियोफेज होती है, तो कैरियोगेमी डिले हो जाती है। इवेंचुअली द कैरियोगेमी अकर्स इन द बेसिडियम formed by the terminal cells of dikaryotic secondary mycelium. तो और इन टीलियोस्पोर्स एंड द प्रो माइसीलियम। जो कैरियोगेमी होती है ये मेनली बेसिडिया में होती है या फिर टीलियोस्पोर्स में अगर पक्सीनिया है तो। segregation of characters occur during the meiotic division which follows karyogamy। तो segregation तो आपने पढ़ा होगा जेनेटिक्स में कि meiotic division में होता है segregation of characters। तो जब कैरियोगेमी होती है meiotic division के बाद कैरियोगेमी, तो कैरेक्टर्स का segregation होता है। 4 haploid nuclei are formed. Sterigmata arise as little outgrowth. Their tip swells into which
into each of which a haploid nucleus migrates, the swelling develops into a basidiospore. तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, अभी हमने देखा है कि कैसे पहले बेसिडियम है, उसमें कैरियोगेमी हुई, कैरियोगेमी के बाद मियोसिस हुई, मियोसिस के बाद जो स्टेरिगमेटा की सॉरी हाँ, जो बेसिडियम की सेल्स थी वो स्वेल हुई, उनकी जो टिप्स है वो स्वेल हुई और उसमें बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए. The teliospores germinate and form a club-shaped promycelium in which karyogamy and meiosis occurs. तो ये है टीलियोस्पोर्स, इसमें हुई कैरियोगेमी, कैरियोगेमी होने के बाद ये जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट होने पे इनमें प्रोमाइसिलियम बने. It becomes septate and 4 cells are formed, each bearing a basidiospore on short-pointed sterigmata. तो ये 4 celled होते हैं, फिर इन ये सेप्टेट हो जाते हैं और हर एक में बेसिडियोस्पोर्स डेवलप होते हैं जो स्टेरिगमेटा से राइज होते हैं. The karyogamy and meiosis sometimes occur in the teliospore. Thus, the teliospore and the promycelium jointly perform the function of basidium. तो कभी-कभी जो कैरियोगेमी और मियोसिस ये सब टीलियोस्पोर में ही होती हैं, तो टीलियोस्पोर और प्रोमाइसिलियम दोनों ही एज अ बेसिडियम का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. The germinating teliospore is called hypobasidium and promycelium the epibasidium. तो germinating जो teliospore होते हैं उसको hypobasidium कहते हैं और जो germinating promycelium होते हैं उनको epibasidium कहते हैं. Both jointly form the basidial apparatus. तो ये दोनों मतलब ये पूरे स्ट्रक्चर को basidial apparatus कह सकते हैं. The teliospore before germination is regarded as insisted probasidium. तो इसको हम जर्मिनेशन से पहले प्रोबेसिडियम कह सकते हैं. Discharge of basidiospores. So in majority of Basidiomycota, the basidiospores are discharged violently. The mature basidiospores are perched asymmetrically on the top of the pointed sterigmata. तो ये जो basidiospores होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये वायलेंटली डिस्चार्ज होते हैं. आगे हम मैकेनिज्म देख लेते हैं इसके डिस्चार्ज. The basidiospores have a minute projections, the hilar appendix, near the point of attachment to the sterigmata. तो जो basidiospores होते हैं ये इनका स्टेरिगमेटा है, ये यहाँ पे जब जो पॉइंट होता है ये है हाइलर अपेंडिक्स. Just before a spore is sought out, a minute bubble of fluid, not drop, appears at the hilar appendix. It grows to a certain size and its expansion result in explosive throwing of the basidiospores up to a distance of 0.1 mm. तो क्या होता है कि जब इनका एक्सप्लोजन होना होता है तो यहाँ पे एक बबल बनता है, एक फ्लूइड का, ड्रॉप नहीं बबल, और वो एक्सपेंड होता है, कुछ साइज तक वो एक्सपेंड होता है और वो जैसे ही बर्स्ट होता है तो वो बेसिडियोस्पोर्स को एक्सप्लोसिवली या वायलेंटली थ्रो करता है और ये 0.1 मिलीमीटर के डिस्टेंस तक इनको थ्रो कर देता है. द मैच्योर स्पोर्स आर वायलेंटली डिस्चार्ज इन सक्सेशन एंड नॉट साइमल्टेनियसली. तो जो मैच्योर स्पोर्स हैं वो वायलेंटली डिस्चार्ज होते हैं और then compatibility. About 90% of the investigated genera of Basidiomycota are heterothallic. They may be bipolar और tetrapolar. Bipolar species produce basis. तो क्या होता है कि 90% जो जेनरा है बैसिडियोमाइकोटा के वो हेट्रोथैलिक हैं, मतलब कि या ये तो बाइपोलर स्पीसीज होंगी या फिर टेट्रापोलर होंगी. बाइपोलर 37% है और टेट्रापोलर 63% है. जो बाइपोलर स्पीसीज होती हैं ये दो मेटिंग टाइप के बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करती हैं और जो टेट्रापोलर स्पीसीज होती हैं ये 4 मेटिंग टाइप के बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. अब एक और कैरेक्टर देखते हैं हम, बेसिडियोमा. इसको बेसिडियोकार्प भी कहते हैं. बेसिडियोमाइकोटा एक्सेप्ट द रस्ट एंड स्मट्स फ्रॉम द बेसिडिया इन फ्रूटिंग व्हाट इज कॉल्ड बेसिडियोमा और बेसिडियोमेटा. तो जो बेसिडियोमाइकोटा फंजाई है ये जो अपनी बेसिडिया है वो एक फ्रूटिंग बॉडीज में फॉर्म करता है जिसको बेसिडियोमा या बेसिडियोमेटा कहते हैं या बेसिडियोकार्प कहते हैं.
फॉर्म नहीं होते हैं। समटाइम्स दे आर ब्यूटीफुल एंड कॉल्ड फंगस फ्लावर्स। तो ये कभी कभी ब्यूटीफुल होते हैं और इनको फंगस फ्लावर्स भी कहते हैं। The basidiomata of mushroom formed in circles got the name fairy rings। और अगर सर्कल में फॉर्म होते हैं मशरूम के जो basidiomata तो उनको fairy rings कहते हैं। The somatic hypha remain underground. The basidiomata vary in size from minute or microscopic to 3 feet or more in diameter। जो सोमेटिक हाइफा है वो अंडरग्राउंड रहता है और जो बेसिडियोमेटा है इसका वो डिफरेंट डिफरेंट साइज का होता है। माइक्रोस्पोरिक टू 3 फीट तक डायमीटर तक का ये होता है। द शेप्स आर फैंटास्टिक मशरूम, सेल फंजाई, कोरल फंजाई, पफ बॉल्स, पिंक हॉर्न्स एंड बर्ड्स नेस्ट फंजाई आर इंपॉर्टेंट बेसिडियोमाइकोटा नेम्ड ऑन द शेप ऑफ देयर बेसिडियोमेटा। तो इनके नेम के हिसाब से इनके शेप के हिसाब से इनकी नेमिंग की गई और शेप बेसिडियोमेटा के शेप के हिसाब से। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन। फाइलम comprises 3 क्लास, यूरिडिनोमाइसिटीज, उस्ट्रेलैजिनोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो जो यूरिडिनोमाइसिटीज है इसमें रस्ट फंजाई आती हैं, जो उस्ट्रेलैजिनोमाइसिटीज है इसमें स्मट फंजाई आती हैं और जो बेसिडियोमाइसिटीज है इसमें पहले ये इसको हाइमेनोमाइसिटीज एंड गैस्टेरोमाइसिटीज कहते थे अर्लियर क्लासिफिकेशन में। द रस्ट एंड स्मट फंजाई वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर टीलियोमाइसिटीज। और पहले जो पहले रस्ट और स्मट फंजाई को टीलियोमाइसिटीज में रखा गया था, while the hymenomycetes and gastromycetes were put under the separate classes. These changes of the separation of smut and rust despite forming the teliospores and the grouping together of hymeno and the gastromycetes is based on the molecular phylogenetic studies of 18S ribosomal DNA gene, which is now considered as the most reliable method of finding genetic relatedness। तो हमने देखा है कि जो क्लासिफिकेशन हमने जो भी पढ़ा है वो 18S राइबोसोमल डीएनए के जो फाइलोजेनेटिक स्टडी हुई है उसके बेसिस पे पढ़ा है। तो उसी के अकॉर्डिंग इनको फिर जो हाइमेनोमाइसिटीज है और गैस्ट्रोमाइसिटीज है इनको बेसिडियोमाइसिटीज में वो कर दिया गया और स्टिलेजिनोमाइसिटीज और यूरिडिनोमाइसिटीज को अलग अलग कर दिया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्लास यूरिडिनोमाइसिटीज। This includes the rust fungi that causes rust disease of plants and symbiotic fungi that parasitizes parasitizing plants and form intricate fungal structure called fungal gardens। तो इसमें रस्ट फंजाई आती हैं जो प्लांट में रस्ट डिसीजेस कॉज करती हैं और कुछ ऐसी सिम्बायोटिक फंजाई जो इंसेक्ट पैरासिटाइजिंग प्लांट्स को पैरासिटाइज करती हैं और वो fungal gardens produce करती हैं। The two types of fungi are placed in two orders, यूरिडिनेल्स and सेप्टोबैसिडियल्स। तो हम पढ़ लेते हैं ऑर्डर यूरिडिनेल्स। The order includes the rust fungi, which are characterized by the formation of teliospores that originate from the terminal cell of dikaryotic hypha। तो यूरिडिनेल्स जो ऑर्डर है इसमें रस्ट फंजाई आती हैं और जो रस्ट फंजाई का क्लासिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन ये उसका बेसिस टीलियोस्पोर फॉर्मेशन है और जो टीलियोस्पोर होता है वो डाइकैरियोटिक हाइफा के टर्मिनल सेल से ओरिजिनेट होता है। On germination, these give rise to basidiospores formed on short pointed sterigmata and discharge explosively। ये हमने अभी पढ़ लिया है। These fungi like the dolichopore septa and clamp connection and do not form basidioma। The genera of the rust fungi are identified by the structure of their teliospores। तो इसकी 5 फैमिलीज हैं इस ऑर्डर में। हमको सिर्फ पक्सिनिएसी पढ़ना है जिसमें जीनस है पक्सिनिया। तो हम डायरेक्ट आते हैं जीनस पक्सिनिया में। पक्सिनिया एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। हमने देखा था रस्ट, स्मट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, दे आर बायोट्रोप्स और ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड एक्सट्रीमली होस्ट स्पेसिफिक है। ये होस्ट स्पेसिफिक है पक्सिनिया। Attempts to isolate and grow the fungus in laboratory, which started at the beginning of this century after several failures, have succeeded to great extent। Williams, Scott and Cole, the Australian scientists, succeeded in 1966 in growing Puccinia graminis triticale on non-living mineral medium। तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए इसको आइसोलेट करने में और लैब में ग्रो करने के लिए। फाइनली विलियम
स्कॉट्स एंड कुल जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे 1966 में, दे सक्सीडेड in growing Puccinia graminis triticale on non-living mineral medium. But in their culture, the organism behave inconsistently and erratically. तो जैसा ये living plant में behave करता है वैसा culture में behave नहीं करता है. It never formed the various spores in the sequence they formed on the natural host. तो जैसे natural host में spores form होते हैं वैसा ये culture media में form नहीं करता. This could be due to the change from parasite to saprobic मोड ऑफ द लाइफ इन द कल्चर ट्यूब. ये एक रीजन हो सकता है क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है और ऑब्लिगेट पैरासाइट से इनका जो चेंज किया गया सेप्रोफाइटिक लाइफ साइकिल में, तो ये रीजन हो सकता है कि ये ऐसे बिहेव करते हैं. द ऑर्गेनिज्म इन नेचर हाउएवर लिव्स ओनली एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट. नेचुरली दे आर ओनली ऑब्लिगेट पैरासाइट. ये फंगस रस्ट डिसीज करती है और इसलिए ये बहुत लॉस करती है इकोनॉमिकली. तो पक्सिनिया ग्रामिनिस इसकी 6 सब स्पीसीज हैं और फॉर्मा स्पेशलिस्ट विच अटैक ओनली वन पर्टिकुलर होस्ट ऑफ ग्रामिनी बट बेसिडियोस्पोर्स ऑफ ऑल सब स्पीसीज इनफेक्ट बारबेरिस द अल्टरनेट होस्ट. तो इसकी 6 स्पीसीज हैं और इनके जो फॉर्मा स्पेशलिस्ट हैं वो अपने ही होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं. अगर ट्रिटिकाई है फॉर्मा स्पेशलिस्ट तो वो वीट को ही इन्फेक्ट करेगा, वो ओट को इन्फेक्ट नहीं करेगा. अगर अवेनी है तो अवेनी ओट को इन्फेक्ट करेगा, वो बार्ले को इन्फेक्ट नहीं करेगा. लेकिन इनके जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये बारबेरिस को ही इन्फेक्ट करते हैं सभी के. इस बारबेरिस जो होता है इसका अल्टरनेट होस्ट होता है. ये बारबेरिस में पिकनिया और एसिया प्रोड्यूस करते हैं. तो Puccinia graminis triticae, it infects wheat. Puccinia graminis aveni, it infects host. Puccinia graminis hordi, it infects barley. Puccinia graminis sicalis, it infects rye. Puccinia malvacearum causes hollyhock rust. Puccinia coronata, it causes crown rust of oats. And Puccinia antirrhini causes snapdragon. Antirrhinum नाम है उसका, तो स्पीसीज. नाउ wheat rust में आते हैं. मेनली वीट में 3 टाइप के रस्ट, 3 टाइप ऑफ रस्ट आर नोन. ये अभी 3rd ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको पढ़ते हैं. ब्लैक और स्टेम रस्ट, इट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई. ऑरेंज और ब्राउन रस्ट, इट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया रिकॉन्डिटा. एंड येलो और स्ट्राइप रस्ट, इट कॉज्ड बाय पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस. तो इनके नाम और कॉजल ऑर्गेनिज्म. जो रस्ट है, रस्ट स्मट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना. Black stem rust of wheat का pathogen Puccinia graminis triticae. It is macrocyclic heterocious rust as it produces all the 5 known types of spores. तो and needs to host wheat and barberry to complete the life cycle. तो macrocyclic इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे जो 5 नोन टाइप के स्पोर्स हैं प्रोड्यूस करता है. और हेट्रोसियस इसलिए क्योंकि इसको एक से ज्यादा होस्ट की जरूरत होती है स्पोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए या लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. तो 5 कौन कौन से स्पोर्स हैं? बेसिडियोस्पोर्स, स्पर्मेसिया, एसियोस्पोर, यूरिडियोस्पोर्स एंड टीलियोस्पोर्स. और इसके जो 2 होस्ट हैं वो हैं वीट एंड बारबरी. नाम अच्छे से याद रखना सभी के. Urido and teliospores, they are produced on wheat, and while spermacia and asiospores are produced on barberry. तो जो स्पर्मेसिया होता है वो पिकनिया में प्रोड्यूस होता है. तो अगर ऐसा आया कि एसिया और पिकनिया किस में प्रोड्यूस होते हैं तो उसका भी आंसर बारबरी ही होगा. बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन प्रोमाइसीलियम फॉर्म्ड बाय टीलियोस्पोर्स ऑन जर्मिनेशन. तो जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो टीलियोस्पोर्स पे प्रोड्यूस होते हैं जब वो जर्मिनेट होते हैं. तो ये क्वेश्चन जो है एशिया और पिकनिया वाला शायद आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में. तो हम देख लेते हैं रस्ट की लाइफ हिस्ट्री. On wheat, the first infection of the year are produced by uridospores. तो जो uridospores हैं वो first infection cause करते हैं blown from far off places where rust develops earlier as from hills to plains of India or by asiospores produced on barberry. तो जो first infection होता है वो uridospores से होता है. जो हमारा जो plain
एरिया है वहां पे। और या फिर जो हिल एरिया है, जैसे यूपी का जो हिमालयन रीजन के पास का जो एरिया है, वहां से ये यूरिडोस्पोर्स, क्योंकि वहां पे अर्ली इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहां से यूरिडोस्पोर्स आते हैं प्लेन एरिया में। तो या फिर ये एसियोस्पोर्स से जो बारबरी से आते हैं, उससे इन्फेक्ट होता है। बोथ स्पोर्स आर बाइन्यूक्लिएट, दोनों स्पोर बाइन्यूक्लिएट होते हैं, एंड व्हेन जर्मिनेट ऑन व्हीट लीफ प्रोड्यूस जर्म ट्यूब्स व्हिच एंटर द लीफ थ्रू स्टोमेटा। तो ये लीफ में जर्मिनेट होते हैं, और जो इनका ये स्टोमेटा से लीफ में एंटर होते हैं। द डाइकैरियोटिक mycelium grows intercellularly and produce hostoria which draw nutrition from the host cell but without killing or damage the host tissue। तो हमने देखा था कि जो इंटरसेलुलर होते हैं वो होस्टोरिया कॉमनली प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या करते हैं, होस्ट को किल नहीं करते हैं। जो माइसीलियम है वो इंटरसेलुलरली ग्रो होती है और होस्टोरिया प्रोड्यूस करती है। जो होस्टोरिया होता है वो न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है या न्यूट्रिशन लेता है फ्रॉम होस्ट सेल से। A relation of peaceful coexistence develop between the host and the pathogen। एक peaceful coexistence develop हो जाता है। The mycelium produces localized infection। After some time, the hypha accumulate at several places under the epidermis and form uridosauri या uridosaurus। The uridosauri appears as rust pustules, hence the name red rust। Iridospores develop in the iridosauri due to the pressure of the developing iridospores. The overlying epidermis breaks and the iridospores are exposed। तो क्या होता है कि पहले तो ये अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, मतलब माइसीलियम को डेवलप करते हैं। जब माइसीलियम फिर एक जगह पे एक माइसीलियम जो होता है पहले लोकलाइज्ड इन्फेक्शन कॉज करता है। कुछ टाइम के बाद जो हाइफा होते हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं। मतलब ऐसे सेवरल बहुत जगह पे ऐसा होता है लीफ के बहुत सारी प्लेसेस पे कि कुछ कुछ जगह पे जो हाइफा होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एपिडर्मिस के अंदर, और वो यूरिडोसोराई फॉर्म करता है। ये जो यूरिडोसोराई होते हैं ये रस्ट पिस्ट्यूल्स की तरह दिखते हैं, इसलिए रेड रस्ट भी कहते हैं। जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो इन यूरिडोसोराई में डेवलप होते हैं। और जो डेवलपिंग यूरिडोस्पोर्स होते हैं वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और एपिडर्मिस ब्रेक होती है, और जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये एक्सपोज हो जाते हैं। फिर ये जो यूरिडोस्पोर्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, ओवल स्पोर्स होते हैं, और ये इनफ मतलब इनके पास इनफ रिजर्व फूड मटेरियल होता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस डिसेमिनेशन कर सके। और जो द स्पोर्स हैव 4 इक्वेटोरियल जर्म स्पोर्स। तो जो पक्सीनिया ग्रामिनीस ट्रिटिकाई है उसके यूरिडोस्पोर्स में 4 इक्वेटोरियल जर्म स्पोर्स होते हैं। जो रिपीटिंग स्पोर होता है ये नोट कर लेना कि जो रस्ट का रिपीटिंग स्पोर होता है वो यूरिडोस्पोर्स होता है। अब हम इधर डायग्राम में देख लेते हैं कि ये लीफ है, लीफ में ये कई जगह पे हाइफा एक्यूमुलेट हो गया है। यहाँ पे ये टीलियस होकर रहे हैं, ये हाइफा एक्यूमुलेट हुआ। एक्यूमुलेट होने के बाद यहाँ पे ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखते हैं इन्हीं को यूरिडोसोराई कहते हैं। ये यूरिडोसोराई में यूरिडोस्पोर्स डेवलप होते हैं। ये है यूरिडोस्पोर का स्ट्रक्चर जो पैक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाई का है। ये यूरिडोस्पोर जो होते हैं जब ये डेवलप होते हैं, डेवलप होने के बाद जब मैच्योर हो जाते हैं तो एपिडर्मिस बर्स्ट करके ये बाहर आ जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं टीलियोस्पोर्स एंड अदर स्पोर्स के बारे में। The iridospores are capable of immediate germination on wheat leaves. They cause several successive infections during the season and spread the fungus and the disease from field to field। तो ये repeating spore है, तो ये क्या होता है कि डिसीज को स्प्रेड करने में इसका मेन रोल होता है। At the close of the wheat season, the iridospori start producing lesser number of iridospores and increasing number of teleospores। तो जब वीट का सीजन एंड होने लगता है तो फिर वो यूरिडोस्पोर्स कम प्रोड्यूस करते हैं यूरिडोसोराई, और टीलियोस्पोर्स
प्रोड्यूस करने लगते हैं। फाइनली जो यूरिडोसोराई होते हैं वो टीलियोसोराई में कन्वर्ट हो जाते हैं और सिर्फ टीलियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो टीलियोसोराई होते हैं ये भी इंडिपेंडेंटली दे आल्सो इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूस mycelium also produced independently from the mycelium produced by the late uridospore infection। तो जो late uridospore infection होते हैं उनसे जो टीलियोसोराई होते हैं ये भी टीलियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। Teliosorai are black and elongated pustules occurring in the stem and the leaf bases. Teliospores are stalked, bisexual, spindle-shaped, dark brown structure with a pointed apex and thick, smooth wall. तो टीलियोस्पोर्स के कैरेक्टर अच्छे से याद रखना, क्योंकि जो 3 रस्ट है वीट के, इनका डिफ्रेंसिएशन इन्हीं के बेसिस पे हुआ है। जो टीलियोस्पोर्स ब्लैक रस्ट के हैं, बाइसेल्ड होते हैं, स्टॉक्ड होते हैं, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, मेन डार्क ब्राउन होते हैं, और जिन इनका अपेक्स होता है, जो टॉप पोर्शन होता है वो पॉइंटेड होता है और थिक एंड स्मूथ वॉल होती है। ईच सेल इज बाइन्यूक्लिएट एंड हैज अ germ pore. The upper cell has germ pore at the apex while the lower cell has it at the side. जो upper cell होती है उसका germ pore टॉप पे होता है और जो lower cell होती है उसका germ pore साइड पे होता है। It is a resting spore which represent the sexual apparatus of the fungus in which karyogamy and meiosis occur। तो ये sexual spore भी है और resting spore भी है, और ये sexual apparatus represent करता है उन फंगस में जहाँ पे karyogamy and meiosis होती है। The two nuclei fuse and a diploid nucleus is formed in each cell. It undergoes a resting period in the condition attached to wheat straw or in soil। तो ये resting period जब अनफेवरेबल कंडीशन में या ऑफ सीजन में ये वीट के स्ट्रॉ पे या सॉइल पे रेस्ट कंडीशन पे चले जाते हैं। On the return of favorable weather in spring, the teliospores germinate. Each cell forms a curved promycelium. The diploid nucleus undergoes meiosis in the promycelium and forms 4 haploid nuclei of 2 mating types। तो जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये टीलियोस्पोर जर्मिनेट होते हैं, कर्व्ड प्रोमाइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं, और जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है ये मियोसिस होती है इसमें, ये प्रोमाइसीलियम में जाता है और वहाँ पे 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म करता है जो 2 मेटिंग टाइप के होते हैं। ये हमने अभी देखा का डायग्राम से, डायग्राम में इमेजिन करके जाना। Septa are laid down to separate them into 4 cells in the promycelium। और फिर सेप्टेशंस होती है। हर एक सेल जो होता है सिंगल बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है, जो कि जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो स्टेरिग्मा में प्रोड्यूस होते हैं, और 2 of the asymmetrically on a fine sterigma, sorry, 2 of the बेसिडियोस्पोर्स are of one strain। एंड इसमें क्या होता है, जो बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं 2 सेम टाइप के होते हैं और 2 अपोजिट टाइप के होते हैं। द बेसिडियोस्पोर आर थिन वॉल्ड स्पोर्स एंड आर वायलेंटली डिस्चार्ज्ड। हमने देखा वायलेंटली डिस्चार्ज थ्रू अ बबल ये होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स कैन इन्फेक्ट ओनली बारबरी एंड नॉट वीट। तो जो बेसिडियोस्पोर्स हैं ये सिर्फ बारबरी को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ये वीट को इन्फेक्ट नहीं कर सकते हैं। When wind blown basidiospoor reach a barberry leaf, they germinate in a drop of water. The germ tube enters the leaf by mechanical penetration of the epidermis. Inside an intercellular monokaryotic mycelium is established which draws nutrition through hostoria। तो जब ये बेसिडियोस्पोर्स बारबरी में पहुंचते हैं तो जर्मिनेट होते हैं मॉइस्चर या वाटर ड्रॉप की प्रेजेंस में, जर्म ट्यूब इंटर करते हैं थ्रू लीफ, ये मैकेनिकल पेनिट्रेशन करते हैं एपिडर्मिस का, और ये इंटरसेलुलर मोनोकैरियोटिक माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि न्यूट्रिशन लेती है थ्रू द होस्टोरिया। फिर बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स मतलब बहुत सारे बेसिडियोस्पोर्स सेम लीफ को इन्फेक्ट कर सकते हैं, एंड ईच बेसिडियोस्पोर्स जो होते हैं वो प्राइमरी माइसीलियम इस्टेब्लिश करते हैं। इन फिर कुछ टाइम में जो डिसीज स्पॉट्स होते हैं वो पिक्नियम डेवलप करते हैं विच ओपन्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ बाय एन ऑस्टियोल। तो जो पिक्नियम होता है वो अपर सरफेस में ओपन होता है। द पिक्नियम वॉल इज लाइंड इंटरनली बाय अ लेयर ऑफ स्पर्मेसियो फोर्स, यहाँ पे स्पर्मेसियो होना चाहिए एट द बेस। दीज cut minute single celled uninucleate spermacia which ooze out through the ostiole in a sugary fragrant solution। तो
उन्हीं स्पर्मेसियो फोर्स से माइन्यूट सिंगल सेल यूनिन्यूक्लियेटेड स्पर्मेसिया ऊज आउट होते हैं। फिर जो ओस्टियोल होता है उसमें बहुत सारे स्टिफ हेयर्स होते हैं जिनको पेरिफाइसिस बोलते हैं। ये सपोर्ट करते हैं विच सपोर्ट द सुगरी ड्रॉपलेट कंटेनिंग द स्पर्मेसिया। ये स्पर्मेसिया को सपोर्ट करते हैं। इन एडिशन टू स्पर्मेसियो फोर्स लॉन्ग फ्लेक्सेस हाइफा कॉल्ड रिसेप्टिव हाइफा, और स्पर्मेसियो फोर्स के साथ साथ रिसेप्टिव हाइफा भी अराइज होते हैं लेटरल वॉल फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ पिक्नियम and grow out through the ostiole. The receptive hypha represent the female sex organ, while the spermacia are the male gamete. But these are self-sterile. Several pycnia of opposite mating type are generally formed on the same leaf. तो थोड़ा हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। में हम देख लेते हैं कि यही जो यूरिडोसोराई थे, ये टीलियोसोराई में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये टीलियोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो टीलियोस्पोर्स हैं, ये एपिडर्मिस को, ये है इन प्लांट की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस को ब्रेक करके ये बाहर आते हैं। जो पिक्निया है हमने देखा अपर सरफेस पे होता है, ये है पिक्निया का स्ट्रक्चर, ये पिक्नियम वॉल है। यहाँ पे स्पर्मे, ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये स्पर्मेसिया है, स्पर्मेटियोफोर्स, और ये पेरिफाइसिस, और इस वॉल से जो एक दूसरी वॉल होती है, इससे रिसेप्टिव हाइफा जनरेट होते हैं। साथ में हम ये डायग्राम भी देख लेते हैं। में ये पहले बन रहे थे यूरिडोस्पोर्स, ये यूरिडोस्पोर्स ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर होके ये स्प्रेड करते हैं और बहुत सारा डिसीज कॉज कर देते हैं। फिर यही जो यूरिडोसोराई है ये टीलियोसोराई में कन्वर्ट होते हैं और टीलियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये टीलियोस्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, ये थोड़ा बेंड प्रोमाइसेलियम जनरेट होता है। इनमें से दो मेटिंग टाइप के, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव मेटिंग टाइप के बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स वायलेंटली डिस्चार्ज होते हैं, ये जाते हैं और ये पिक्नियम अपर सरफेस में और लोअर सरफेस में एसीएम बनाते हैं, और फिर ये एसियोस्पोर्स वापस से आते हैं। आगे हम देखते हैं। Along with the pycnial displacement, some of the hyphae of each mating type reach near the lower surface of the leaf and form a knot of hyphae called the protoacium. It consists of row of long basal cell and a surrounding mass of displacement cell. तो कुछ जो हाइफा होते हैं वो लोअर सरफेस तक पहुंच जाते हैं लीफ के, और वो एक हाइफल नॉट बना लेते हैं जिसको प्रोटोएसियम कहते हैं। और इसमें एक रो होती है लॉन्ग बेसल सेल्स की जो कि सराउंडेड होती है एक mass of displacement cell. Spermatization takes place through the agency of insect which are attracted by the fragrance of nectar. Fusion of adjacent drop also aids in spermatization. When spermatium of one strain comes in contact with the receptive hypha of the opposite strain, the wall dissolves at the point of contact and the male nucleus migrates into the female receptive hypha. तो क्या होता है, स्पर्मेटाइजेशन होता है और हमने देखा कि सुगरी ड्रॉप होता है उसमें, तो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और वो स्पर्म्स जो स्पर्मेशिया होते हैं उनको ट्रांसफर करते हैं। फ्यूजन होता है रिसेप्टिव हाइफा के साथ स्पर्मेशिया का, जब वो उससे कांटेक्ट में आते हैं वॉल डिसॉल्व होती है और जो मेल न्यूक्लियाई है वो माइग्रेट होता है फीमेल रिसेप्टिव हाइफा में। दस वन सेल ऑफ द रिसेप्टिव हाइफा, और जो रिसेप्टिव हाइफा की एक सेल वो डाइकैरियोटाइज हो जाती है। मेल न्यूक्लियस बाय माइटोटिक डिवीजन फॉर्म्स द सेकेंड मेल न्यूक्लियस व्हिच मूव्स टू द नेक्स्ट सेल। जो मेल न्यूक्लियस होता है माइटोटिक डिवीजन करके दूसरा मेल न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है और ये नेक्स्ट सेल में मूव करते हैं। और ऐसे ही जो सक्सेसिव मेल न्यूक्लियस प्रोड्यूस होते हैं
माइटोटिक डिवीजन से दे पास डाउन एंड ऑल द सेल्स ऑफ द प्राइमरी माइसीलियम आर डाइकैरियोटाइज्ड। तो सारी प्राइमरी माइसीलियम की सेल डाइकैरियोटाइज्ड हो जाती हैं। डाइकैरियोटाइजेशन बाय फ्यूजन ऑफ प्राइमरी हाइफा हैज आल्सो बीन रिपोर्टेड। जो प्राइमरी हाइफा के दो प्राइमरी हाइफा फ्यूज होकर डाइकैरियोटाइजेशन करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। Eventually, the palisade-like basal cells of the protoacium are dikaryoticized. Now, the protoacium develops into the acium. और फिर वो जो प्रोटोएसियम था वो एसियम में डेवलप हो जाता है। The cells other than basal cells, it means the displacement cells, degenerate. Each binucleate basal cells cuts a chain of binucleate cells which occupy the cavity formed by dissolution of the displacement cells. The binucleate cells of the chains are alternately large and small. जो binucleate basal cells होती हैं, they cut a chain of binucleate cells which and occupy the cavity. ये जो कैविटी डिस्प्लेसमेंट सेल्स के डिसोल्यूशन से प्रोड्यूस होती है, ये बाइन्यूक्लिएट सेल्स वहां पे वो प्लेस ऑक्यूपाई कर लेती हैं। The binucleate cells of the chains are alternately large and small. The large cells develop into aciospores while the small ones called disjunctor cells. तो जो लार्ज सेल है वो एसियोस्पोर्स में डेवलप हो जाती हैं। ध्यान रखना, एसियोस्पोर्स है, नॉट एस्कोस्पोर्स। एंड जो स्मॉल है वो डिसजंक्टर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। Gelatinize liberating the aciospores. The mass of aciospore is covered by a membrane called peridium. तो जो aciospore है वो covered होता है एक membrane से. It is called as peridium, which is derived from the peripheral basal cell. तो ये जो peridium है ये peripheral basal cells से derived होती है। पूरे स्ट्रक्चर को एसियम कहते हैं। द चेन ऑफ एसियोस्पोर्स पुश थ्रू द पेरिडियम एंड इमर्ज आउट ऑफ द एपिडर्मिस। तो ये पुश करता है पेरिडियम को और एपिडर्मिस से बाहर आ जाता है। द ब्रोकन पेरिडियम हैंग्स डाउन एंड द लोअर hangs down the lower epidermis. The ACL stage is often called a cluster cup stage because of the formation of cup-like ACL in the cluster. तो cluster cup ACL stage को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये cup-like ACL clusters में form करते हैं. The aciospore by converting become hexagonal but tend to regain the turgid globular shape. These contain enough reserve food. The aciospores are unable to germinate on barberry. When they reach wheat leaves by wind dissemination, the aciospores germinate. The germ tube enters through the stomata and establishes a dikaryotic mycelium which develops into a यूरिडोस्पोर्स। तो जो एसियोस्पोर्स होते हैं वो टर्जिड ग्लोबुलर शेप के होते हैं। ये जो एसियोस्पोर्स होते हैं ये बारबरी में जर्मिनेट नहीं कर सकते और फिर ये एसियोस्पोर्स थ्रू विंड और थ्रू अदर एजेंट, मेनली थ्रू विंड, ये जाते हैं और वीट में जर्मिनेट करते हैं और स्टोमेटा के थ्रू वो उसमें एंटर करते हैं। इसमें है लोअर सरफेस पे, ये लोअर सरफेस है, ये है एसीएल कप्स। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये सभी एसीएल कप्स हैं और ये है पूरा स्ट्रक्चर। ये बेसल सेल है, ये मदर सेल है, ये एसियोस्पोर, ये पेरिडियम लेयर जिसने कवर किया हुआ है और इसके अंदर एसियोस्पोर्स हैं। ये इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, ये ऊपर पिक्नियोस्पोर्स हैं या पिक्निया है और नीचे ये एसिया है और ये एसियोस्पोर्स जाते हैं और फिर ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के थ्रू इंटर करके ये फिर जर्मिनेट होते हैं, यूरिडोसोराई बनाते हैं। ये शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा थर्ड ईयर में, रिकरेंस ऑफ ब्लैक रस्ट इन प्लेन्स ऑफ इंडिया। मतलब कि जो प्लेन एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बारबरी तो होता नहीं है, जो बारबरी है वो मेनली हिल रीजन में पाया जाता है। तो जो प्लेन रीजन है जैसे एमपी का रीजन, यूपी का कुछ रीजन, तो यहाँ पे ब्लैक स्टेम रस्ट कैसे आता है बार बार, तो देख लेते हैं हम। इस पे रिसर्च किया था डॉक्टर केसी मेहता ने। वो आगरा कॉलेज में प्रोफेसर थे। In the plains of India, the Eurydice appear late in the month of March or April when the wheat season is nearing to end. तो जो प्लेन एरिया होता है इंडिया का, वहां पे यूरिडिस लेट आता है सीजन में।
मार्च और अप्रैल मंथ में, जब वीट का जो सीजन होता है वो near to end. The reason for the late appearance of the disease is the non-availability of infecting propagules, Aciospores और Iridospore in the plains. तो लेट अपीयरेंस का रीजन क्या है कि उसके पास जो इन्फेक्टिंग प्रोपेग्यूल्स हैं, एसियोस्पोर्स या यूरोडोस्पोर्स, वो प्लेन्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर टीरियोस्पोर जर्मिनेट भी करते हैं तो उससे बेसिडियोस्पोर्स बनेगा, और बेसिडियोस्पोर्स वीट में जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं. बेसिडियोस्पोर्स कैन बी जर्मिनेट can take place, germination of Basidiospore can take place only on barberry. तो क्या होता है कि the barberry bushes are not found in the plains. The occurrence of the disease every year was explained by Dr. K.C. Mehta in 1931 of Agra College. He showed that the winds blowing downwards from the Himalayas in the north and Nilgiri in the south कैरी यूरिडोस्पोर्स. तो इनका नाम अच्छे से याद रखना कि रस्ट पे एक्सटेंसिव स्टडी इंडिया में डॉक्टर केसी मेहता ने की है. क्या होता है कि जो विंड्स हिमालय से आती हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या नीलगिरी रीजन से आती हैं, ये यूरिडोस्पोर्स को कैरी करती हैं. These uridospores are produced late in the hills in January as the rust overwinters in the cold months from November to January or February. तो जो रस्ट है वो ओवर विंटर मतलब कि उस टाइम पे डोरमेंट कंडीशन में होती है. जनवरी में वो यूरोडोस्पोर्स प्रोड्यूस करता है या फरवरी में. the यूरोडोस्पोर्स स्टार्ट कंटेमिनेटिंग द विंड. द इन्फेक्शन स्प्रेड्स इन स्टेप फर्स्ट एट द फुट ऑफ द हिल्स नियर. तो क्या होता है कि जब यूरोडोस्पोर्स विंड को कंटेमिनेट करते हैं, मतलब वो विंड में आ जाते हैं, फिर इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. सबसे पहले वो हिल्स के फुट पे होता है नियर नेपाल, एंड लेटर इन द डिस्टेंट अपर गैंगेटिक प्लेन. और फिर वहां से ये मार्च तक में जो फंगस है वो आता है. और जो मार्च का टाइम होता है वो फंगस के लिए बहुत लेट हो जाता है डैमेज कॉज करने के लिए. इन साउथ इंडिया द ब्लैक रस्ट अपीयर अर्ली इन द मंथ ऑफ September, स्पेशली एट द फुट ऑफ नीलगिरी एंड पलनी हिल्स. Here the wheat crop is sown in July and continues till December, and therefore damage is greater. तो इसमें साउथ में क्या है कि व्हीट क्रॉप जुलाई में सो करते हैं और दिसंबर में उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं. तो सितंबर मंथ में जो ब्लैक रस्ट है वो अपीयर होता है नीलगिरी और पलनी हिल्स के जो पास के रीजन है वहां पे. तो वहां पे डैमेज बहुत ज्यादा होता है. फिर के कुछ कंट्रोल मेजर्स दिए हैं व्हीट रस्ट के. यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज. तो इसकी वीट की रेजिस्टेंट वेराइटीज अवेलेबल हैं. और सेफ जो रेजिस्टेंट वेराइटीज हैं वो सेफेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड है कंट्रोल की. एक है बारबरी इरेडिकेशन. तो जो ये रस्ट है इट इज ऑफ हेट्रोसियस नेचर. तो like the black rust of wheat, it is might be expected that eradication of one host, the economically unimportant host barbary, may control the disease by cutting down the life cycle of the fungus. तो क्या है कि ये हेट्रोसियस नेचर का है. अगर इसका अल्टरनेट होस्ट नहीं हुआ तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी. और फिर जो डिसीज का जो डिसीज है वो बहुत कम क्वांटिटी में होगी और धीरे धीरे करके उसका वो कम हो जाएगा. तो जो यहाँ पे होस्ट है बारबरी वो अनइम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिकली, तो हम उसको इरेडिकेट करके ब्लैक रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. It proved effective in the USA, but if infection occurs by uridospores brought by winds, Barbary eradication may not be of any use. तो ये जो बारबरी इरेडिकेशन है ये यूएसए में इफेक्टिवली प्रूव्ड. बट अगर यूरोडोस्पोर के थ्रू इन्फेक्शन होता है तो बारबरी इरेडिकेशन का उतना ज्यादा रोल नहीं होता है. For example, the source of primary infection lies in the hills. Nevertheless, the Barbary eradication will be helpful in one way, that its absence will exclude the chances of dikaryoticization and development of new genetic varieties of the fungus. तो क्या होता है कि अगर बारबरी इरेडिकेशन हो गया तो डाइकैरियोटाइजेशन नहीं होगा फंजाई का, और जो फंजाई में न्यू वेराइटीज या न्यू टाइप के जो वो न्यू जेनेटिक वेराइटीज को डेवलप नहीं कर पाएंगे. आगे हम देख लेते हैं ब्राउन एंड येलो रस्ट ऑफ व्हीट.
The uradial and telial stages of brown and yellow rust of wheat are depicted in figure 6.8. तो symptoms and important differences between, हाँ तो हम यहाँ पे पहले उनके differences देख लेते हैं और यहाँ पे उनके वो दिए हुए हैं ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट के टीलियोस्पोर्स में डिफरेंसेस और यूरिडोस्पोर्स में। तो black rust it is caused by Puccinia graminestriaceae. Orange rust or brown rust it is caused by Puccinia recondita. And yellow rust or caused by Puccinia striformis. तो पहले ब्लैक रस्ट देखते, स्टेम्स आर मोस्ट सीरियसली अटैक फॉलोड बाय लीफ सीथ लीव्स एंड ईयर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, फर्स्ट नोटिस इन प्लेन्स इन मार्च एंड अप्रैल। तो इसको ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट भी कहते हैं और इसमें जो मोस्ट सीरियस इन्फेक्शन होता है वो स्टेम्स में होता है और उससे थोड़ा कम लीफ सीथ में और उससे कम लीव्स एंड ईयर्स में। और इस ये सबसे पहले मार्च अप्रैल में दिखता है प्लेन एरिया में। ऑरेंज रस्ट जो है इट इज अटैक्ड बाय लीफ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली लीफ सीथ ऑफ लीफ सीथ और स्टेम फर्स्ट नोटिस्ड इन जनवरी कैन कॉज मोर डैमेज देन ब्लैक रस्ट। तो ये लीव्स में इसका अटैक ज्यादा होता है और ये फर्स्ट नोटिस इसको हम जनवरी में कर सकते हैं अगर इन्फेक्शन होता है तो। और ये इसलिए ये ब्लैक रस्ट से ज्यादा डैमेज करता है क्योंकि मार्च अप्रैल तक तब तक जो क्रॉप होती है वो मैच्योर हो जाती है काफी, बस थोड़ा ही उसका टाइम पीरियड बचता है। लेकिन जनवरी का जो टाइम होता है उसमें पेनिकल इनिशिएशन वाला टाइम होता है तो ज्यादा डैमेज होता है। और येलो रस्ट को स्ट्राइप रस्ट भी बोलते हैं। लीव्स आर मोस्ट severely attacked followed by leaf sheath, stems and ears, occurs early from January and carries more damage than black rust। तो ये जो लीव्स होती हैं ये बहुत ज्यादा अटैक्ड होती हैं इसमें। जो लीफ सीथ उससे थोड़ा कम होता है, लीव से थोड़ा कम अटैक लीफ सीथ में होता है, स्टेम एंड ईयर्स। और ये भी जनवरी में ही नोटिस हो जाता है और इसलिए ये ब्लैक रस्ट से ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं। यूरिडोसोराई जो ब्लैक रस्ट के यूरिडोसोराई होते हैं ये रस्ट रेड कलर के होते हैं, लार्ज होते हैं, इलोंगेट होते हैं और ये दे कोलैप्स टू फॉर्म कंटिन्यूअस पुस्ट्यूल्स, द ओवरलाइंग एपिडर्मिस ब्रेक इरेगुलरली। तो जो यूरिडोसोराई होते हैं रस्ट रेड लार्ज होते हैं, इलोंगेट होते हैं और फिर ये इकट्ठे होके कोलेस होके ये कंटिन्यूअस पुस्ट्यूल्स बना लेते हैं और ये फिर एपिडर्मिस को ब्रेक कर देते हैं। जो ऑरेंज रस्ट होता है या ब्राउन रस्ट होता है उसके जो यूरिडोसोराई होते हैं ऑरेंज होते हैं, बाद में ये ब्राउन हो जाते हैं, ओवल और राउंड, लेकिन ये कोलेस नहीं होते हैं। एपिडर्मिस ब्रेक टू फॉर्म अ सर्कुलर फ्रिंज अराउंड द सोरस। तो एपिडर्मिस ब्रेक होती है और एक सर्कुलर होल टाइप का बन जाता है सोरस के सराउंडिंग में। और जो येलो रस्ट होता है इसके यूरिडोसोराई लेमन येलो कलर के होते हैं, स्मॉल होते हैं, पिन हेड साइज के, ये भी कोलेस नहीं होते हैं, ये रोज में अरेंज्ड होते हैं विच अपीयर एज येलो स्ट्राइप्स ऑफ डिस्क्रीट प्रोस्ट्यूल्स। तो जैसे इसमें हम देख सकते हैं जो येलो रस्ट है ये है येलो रस्ट, इसके जो यूरिडोसोराई है ये सब रोज में अरेंज्ड है, लेकिन जो यूरिडोसोराई ब्राउन रस्ट के हैं ये स्कैटर्ड हैं पूरे उसमें। नेक्स्ट है यूरोडोसोराई ओवल विथ 4 इक्वेटोरियल जर्म पोर इन ब्लैक रस्ट। तो यूरोडोसोराई जो होते हैं ओवल होते हैं और 4 इक्वेटोरियल जर्म पोर होते हैं इनमें। टीलियोस्पोर रिसेंबल द यूरोडोसोराई एक्सेप्ट द ब्लैक कलर। जो टीलियोस्पोर होते हैं ब्लैक रस्ट के वो यूरोडोसोराई की तरह होते हैं बट टीलियोस्पोर्स आर ब्लैक इन कलर, फाउंड ऑन ऑल पार्ट्स बट मोस्टली ऑन स्टेम एंड लीस्ट इन लीफ प्लेट, नो पैराफाइसिस। टीलियोस्पोर स्पिंडल से अपेक्स जो होता है वो पॉइंटेड होता है। जो टीलियोस्पोर्स होते हैं मोस्टली स्टेम्स में होते हैं और सबसे कम लीफ प्लेट में होते हैं, और जो टीलियोस्पोर होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं और इसका जो अपेक्स होता है वो पॉइंटेड होता है, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं।
But in orange or brown rust, iridospores are round and have 7 to 10 scattered germ pores. तो जो black rust है उसमें इक्वेटोरियल germ pores थे, बट इन ऑरेंज रस्ट जो germ pores हैं वो scattered होते हैं और 7 to 10 होते हैं. टीलियोसोराई रेयर होते हैं. When present, formed on the lower surface of leaf, epidermis never burst. Paraphysis divide the sorus into compartments. Teliospores round at the apex. तो जो टीलियोसोराई होते हैं इसमें बहुत कमी होते हैं. अगर ये होते हैं तो लोअर लीफ की लोअर सरफेस पे फॉर्म होते हैं. ये जनरली एपिडर्मिस को बर्स्ट नहीं करते हैं. और जो पैराफाइसिस होता है ये सोरस को कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है. और जो टीलियोस्पोर्स होते हैं इसके वो अपेक्स में राउंड होते हैं. तो हम इस डायग्राम में देख लेते हैं. ये है ब्राउन रस्ट का, ये जो है ये है पैराफाइसिस. ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गए और इसके जो टीलियोस्पोर का अपेक्स है ये राउंडेड है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं टीलियोस्पोर्स आर फ्रीक्वेंटली फॉर्म डल ब्लैक सोराई अपीयर ऑन द लोअर सरफेस of leaves. Paraphysis surround the sori. Epidermis does not burst. Teliospore much flattened at the apex. And iridospores are rounded with 6 to 10 scattered germ pores. तो जो येलो रस्ट होता है उसके iridospores जो होते हैं राउंड होते हैं, 6 to 10 scattered germ pores होते हैं. इसके जो टीलियोस्पोर्स होते हैं ये डल ब्लैक कलर के होते हैं. लीफ की लोअर सरफेस में फॉर्म होते हैं. पैराफाइसिस इसमें भी होते हैं जो सोराई को सराउंड करते हैं. और इसके जो टीलियोस्पोर्स होते हैं उसका जो अपेक्स होता है वो फ्लैट होता है. जो ऑरेंज रस्ट है उसका राउंडेड होता है, ब्लैक रस्ट का पॉइंटेड होता है और येलो रस्ट का फ्लैट होता है. इसमें देख सकते हैं हम, ये फ्लैट है इसका वो अपेक्स. और इसमें कंपार्टमेंट्स नहीं बने हैं जैसा कि ब्लैक ब्राउन रस्ट में बने हैं कंपार्टमेंट्स. पिकनिया एंड एसिया फॉर्म्ड ऑन बार्बरिस एंड मोहोनिया. तो जो ब्लैक रस्ट है इसके अल्टरनेट होस्ट है बार्बरिस एंड मोहोनिया. और जो पिकनिया और एसिया है वो बार्बरिस एंड मोहोनिया में फॉर्म होते हैं. इन ऑरेंज और ब्राउन रस्ट पिकनिया एंड एसिया दे आर फॉर्म्ड ऑन थैलिक्रम एंड आइसोपायरॉन. बट ये जो थैलिक्रम और आइसोपायरॉन है ये इंडिया में ऑब्जर्व नहीं हुए, इंडिया में नहीं देखे गए हैं. जो येलो रस्ट है इसकी ये पिकनियल और एसियल स्टेज अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है. जो ब्लैक रस्ट है इसके 240 रेसेस ऑफ पैथोजन आर नोन. 14 आर रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. और इन ऑरेंज रस्ट 100 रेसेस आर नोन बट ओनली 14 आर रिपोर्टेड इन इंडिया. एंड इन येलो रस्ट आउट ऑफ 14 रेसेस 10 आर रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. जो ब्लैक रस्ट का एनुअल रिकरेंस है डिसीज का वो जो हिल एरिया से जो यूरोडोस्पोर्स आते हैं थ्रू विंड उससे होता है. और जो ऑरेंज रस्ट है इसका भी सेम ब्लैक रस्ट के जैसा होता है, लेकिन जो येलो रस्ट होता है इसमें यूरोडोस्पोर हिल्स से भी आते हैं. और जो प्राइमरी इन्फेक्शन है इसमें कुछ कोलेट्रल होस्ट जो लोकली जो वीड होस्ट होते हैं मेनली उससे भी होता है. फिर इसकी कुछ फिजियोलॉजिकल रेसेस हैं. पक्सिनिया ग्रामिनीस इन्फेक्ट सेवरल होस्ट बिलोंगिंग टू द फैमिली ग्रामिनी. द यूरोडोस्पोर्स ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनीस व्हिच इन्फेक्ट व्हीट फेल टू इन्फेक्ट अनदर होस्ट से ओट और बार्ले. तो अभी हम देखा था कि इसमें रेस स्पेसिफिसिटी होती है. तो जो अगर जो यूरोडोस्पोर्स पक्सिनिया ग्रामिनीस के हैं वो ओट या बार्ले जो व्हीट के हैं वो ओट या बार्ले को इन्फेक्ट नहीं करते. ये सिमिलरली यूरोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनीस ऑन बार्ले वो एनी अदर होस्ट पे नहीं जाएंगे. एरिक्सन अ स्वीडिश बॉटनिस्ट डिजाइनेटेड ईच आइसोलेट बाय थर्ड नेम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. तो एरिक्सन ने इसका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है और उसमें सब स्पीसीज या फॉर्मा स्पेशलिस्ट ऐड करके. thus the name Puccinia graminis triticale was given to the isolate that infects wheat. तो Puccinia graminis triticale जो wheat को इन्फेक्ट करते हैं, हॉर्डी जो बार्ले को इन्फेक्ट करते हैं एंड एवेनी जो ओट इन्फेक्टिंग
और से आइसोलेट किए गए हैं. Later it was founded by Stackman and Levin of the USA that the Puccinia graminis triticale, the isolate that infects one variety of wheat fails to infect other variety of the host. तो इसमें ऐसी भी होस्ट स्पेसिफिसिटी देखी गई है कि अगर वीट की एक वेराइटी को पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिकाए एक वेराइटी से आइसोलेट किया गया है तो वो दूसरी वेराइटी पे इन्फेक्ट नहीं कर पाती है. दीज आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल रेसेस. Over 200 physiological races of Puccinia graminis triticale are known. The physiological races are designated by numbers. Example Puccinia graminis triticale 138. तो इनको नंबर के बेसिस पे फिजियोलॉजिकल रेसेस को डिजाइन किया गया है. फिर इसके इट इज डिफिकल्ट job and is done only by specialists, but we can see how it is done for delineating the races of Puccinia graminis triticale. Iridospores obtained from different areas are inoculated on differential varieties. Therefore, infection produced on the basis of number and size of pustules formed are graded on a standard chart as follows. तो डिफरेंट वेराइटीज से आइसोलेट करके डिफरेंट वेराइटीज में इनोकुलेट किया गया और उससे फिर ये कुछ वो देखे गए हैं जो रिएक्शंस हुई हैं. तो पहला है इम्यून, जिसमें कोई भी पिस्ट्यूल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, कोई भी इन्फेक्शन का साइन प्रोड्यूस नहीं होता है. फिर आते हैं वेरी रेजिस्टेंट. वेरी रेजिस्टेंट आर दोज वेराइटीज जिनमें सिर्फ कुछ क्लोरोटिक स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं एंड दीज स्पॉट्स आर सराउंडेड बाय नेक्रोटिक टिश्यू. फिर मॉडरेटली रेजिस्टेंट, दीज आर माइन्यूट स्कैटर्ड पिस्ट्यूल्स. फिर मॉडरेटली ससेप्टेबल, मीडियम साइज पुस्ट्यूल्स एंड क्लोरोटिक स्पॉट्स. और फिर वेरी ससेप्टेबल, मीडियम टू बिग साइज कन्फ्रेंट पिस्ट्यूल्स. और फिर हेट्रोजेनियस साइज ऑफ पिस्ट्यूल्स वेरी बट मेनली मिक्सचर ऑफ टाइप 1 एंड 4. मतलब कि जो हेट्रोजेनियस है वो वेरी रेजिस्टेंट और वेरी ससेप्टेबल दोनों के मिक्सचर हैं. फंजाई आर Trachorus lot. Their physiological races can be further demarcated into biotypes by adding another variety to the standard differentials. तो इसके जो physiological races को biotypes में भी demarcate किया जा सकता है उनकी जो भी other variety है इनको add करके. A knowledge of all the existing physiological races is essential before working on breeding for resistance is undertaken. Mehta in 1931 started the working on examining physiological races in India, which was continued mainly by Vasudev Prasad Gokhale and Uppal. तो केसी मेहता ने 1931 में स्टार्ट किया था फिजियोलॉजिकल रेसेस पे स्टडी और फिर दिस साइंटिस्ट कैरीड आउट द वर्क ऑफ मेहता. New races continue coming up in the nature's field laboratory by the genetic recombination and mutation. तो जो nature's field laboratory मतलब कि जो field है वहाँ पे new races आते रहते हैं continuously क्योंकि उनमें genetic recombination और mutation होता है. Once they arrive, they multiply unchecked as other races are ineffective on the hitherto resistant host. The resistant host thus selects the new race and brings about what it aptly called the man-guided evolution. Thus, the plant breeders have so be on alert. तो एक बार ये जो न्यू रेसेस आते हैं फिर ये मल्टीप्लाई करते हैं बहुत लार्ज नंबर में एंड अदर रेसेस हैं वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं रेजिस्टेंट होस्ट में. तो जो न्यू रेसेस आते हैं वो रेजिस्टेंट जो जो ओल्ड रेसेस के लिए रेजिस्टेंट होस्ट रहते हैं उनमें भी ये जनरली ग्रो कर जाते हैं. तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं. एक चीज नोट करनी थी वो आप लोग कर लो अपने उसमें. जैसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा जो स्पर्मेसिया होते हैं वो एन टाइप के होते हैं, मोनोकैरियोटिक होते हैं. एसियोस्पोर्स जो होते हैं वो 2n टाइप के होते हैं. यूरोडोस्पोर्स और टीलियोस्पोर्स भी 2n टाइप के होते हैं. एसियोस्पोर्स एंड यूरोडोस्पोर्स जो होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं. टीलियोस्पोर्स सेक्सुअल स्पोर होते हैं और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं. मैम नोट करवा दीजिए. मैम एक बार रिपीट करो ना.
मैम एक बार रिपीट। जो स्पर्मेसिया होते हैं वो मोनोकैरियोटिक होते हैं और ये पिकनिया में प्रोड्यूस होते हैं। एन जो हम N2N वो करते हैं ना, तो ये N टाइप के होते हैं। और इन जो ये स्पोर्स हैं वो इनकी नेमिंग की गई, नंबरिंग की गई है। तो स्पर्मेसिया की 0 नंबरिंग की गई है, क्योंकि ये जो स्पर्मेसिया है पहले इसका फंक्शन आइडेंटिफाइड नहीं था, तो इसको 0 नंबर दिया गया था। देन दूसरा आता है 1 पे एसियोस्पोर। ये 2N टाइप का होता है, डाइकैरियोटिक होता है। देन थर्ड आता है जिसका नंबर 2 है मैम यूरिडोनी। एक मिनट मैम, एक मिनट एसीएस पर वाला एक बार मैम रिपीट कर दीजिए। मैं एक काम करती हूँ, ग्रुप पे नोट्स डाल दूंगी। ओके तो यस मैम प्लीज। ठीक है, फिर क्लास एंड करते हैं। मैम एक बार ये 012 नंबर क्यों दिया गया मैम, एक बार ये जरा फिर से बता देना जरा। जो पहले जो स्पर्मेसिया था उसका फंक्शन नोन नहीं था, और स्पर्मेसिया से ही स्टार्ट हुआ था, तो उसको 0 नंबर दिया गया था। फिर सब्सिक्वेंटली एसियोस्पोर को 1 दिया गया था, और फिर जो यूरिडेनियोस्पोर्स ने उसको 2, टीलियोस्पोर्स को 3 और बेसिडियोस्पोर को 4। टोटल 5 स्पोर्स होते हैं, तो 0 1 2 3 4 ऐसे इनकी नंबरिंग है। और जो एसियोस्पोर और यूरिडेनियोस्पोर होते हैं ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, और टीलियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है। हाँ मैम अभी आपने पॉइंट बताया तो सभी को रिमेम्बर करना पड़ेगा कि अपने हिसाब से, मतलब जो जेआरएफ के लिए इम्पोर्टेंट है वो बस रिमेम्बर रखें, कि क्या इतने चीज? पॉइंट याद रखना तो बहुत टफ ये ये जो रेस्ट है ना, रेस्ट है। में यस जितनी भी चीजें हैं, जैसे अभी हमने जो ये डिफरेंसेस पढ़े हैं, ये तो काफी अच्छे से ही याद रखना। और जो जो इसके स्पोर्ट्स हैं इनके बारे में भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जेआरएफ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम मैम हेलो। मैम एक डाउट था। हाँ मैम ये वीट रस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैम जब हम बारबेरी इरेडिकेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, समझ में नहीं आया। मतलब बारबेरी इरेडिकेशन से कैसे कंट्रोल करते हैं वीट रस्ट को? देखो, जो वीट रेस्ट है उसका जो बेसिडियोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर वीट में जर्मिनेट नहीं हो सकता, वो ओनली जर्मिनेट होगा बारबरी पे। तो अगर हम बारबरी को इरेडिकेट कर दें, मतलब कि बारबरी को पूरी तरह से ही खत्म कर दें, ठीक है, तो क्या होगा कि जो बेसिडियोस्पोर जाके बारबरी में जर्मिनेट नहीं करेगा, और जब बारबरी में वो जर्मिनेट नहीं करेगा तो फिर स्पर्मेसिया एसियोस्पोर्स नहीं बनेंगे, और वापस से वो एसियोस्पोर्स आके वीट को इन्फेक्ट नहीं करेंगे। जो यूरिडेनियोस्पोर्स विंड में है वही बस इन्फेक्शन कॉज कर पाएंगे, कोई न्यू इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ठीक मैम, है। थैंक यू मैम। मैम बेसिडियोस्पोर क्या? और टीलियोस्पोर में क्या फर्क है? देखो, टीलियोस्पोर टीलियोस्पोर, में क्या? हाँ, जो टीलियोस्पोर्स होते हैं वो मेनली डाइकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। और जो यूरिडेनियोस्पोर्स होते हैं उसी से टीलियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर जब टीलियोस्पोर्स में कैरियोगेमी होती है, मियोसिस होता है, उसके बाद बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ओके मैम, ओके। थैंक यू। थैंक यू मैम।